हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर या 3 नंबर में पूछा जाता है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर स्टूडेंट वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम। इसमें हमारा एक टॉपिक जो स्टूडेंट है यहाँ पर वो हमारा क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये भी कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब चलिए यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको समझेंगे तभी आप लोग को नियम समझ में आएंगे। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या हेडिंग लगाएंगे? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसमें लिखेंगे जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो उसके कारण उनके बीच एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर है जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ पर एक कुंडली स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं और एक चुंबक है। अब इनके बीच जब हम लोग आपेक्षिक गति कराते हैं तो इनके बीच एक हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर खींचते हैं विद्युत वाहक बल के लिए हम लोग यहाँ पर रेखाएं खींचेंगे। तो हमारा ये क्या है? विद्युत वाहक बल हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? विद्युत वाहक बल हो गया। अब यहाँ पर हम कैसे उत्पन्न होता है? जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब कि स्टूडेंट जब कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है तो इसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक हमारी क्या है? ये हमारी एक कुंडली है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एक कुंडली है और यहाँ पर हमारा एक चुंबक है। अब इन दोनों के बीच जब आपेक्षिक गति कराते हैं तो इनके बीच हमारा एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? तो इसी घटना को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे, जो हमारे बीच में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो ये हमारा होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप देखते हैं यहाँ पर हमारा प्रथम नियम फैराडे का। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग हेडिंग लगाएंगे प्रथम नियम। आप लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर क्या कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। मतलब स्टूडेंट यहाँ पर कहा क्या गया कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण परिपथ में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर हमारा एक कुंडली है और इसमें जब हमारे इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो यहाँ पर हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ये विद्युत धारा तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, मतलब कि कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब तक परिवर्तन होता रहता है तभी तक हमारे यहाँ पर एक धारा प्रवाहित होती रहती है। अगर यहाँ पर स्टूडेंट हमारा चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन रुक गया तो नहीं होगा और यहाँ पे हमारा परिवर्तन होगा तभी ये धारा प्रवाहित होगी। इतना बात क्लियर हो गया स्टूडेंट? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को प्रथम नियम समझ में आ गया होगा फैराडे का। आप देखते हैं स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर फैराडे का द्वितीय नियम। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे द्वितीय नियम। अब इसमें लिखेंगे कि यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो हमारा ई हो, इसे हम ई से परिवर्तित करते हैं तो बराबर होता है माइनस dy/dy/dt, जो हमारा क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ई बराबर माइनस d/dt होता है। ये हमारा क्या होता है? द्वितीय नियम होता है। अब स्टूडेंट इसको हम लोग इस प्रकार भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो हमारा ई, या इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ई बराबर माइनस ΔΦ/Δt, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यदि कुंडली में फेरों की संख्या क्या हो स्टूडेंट? हमारा n हो तो इसका सूत्र अलग हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे? ई बराबर लिखेंगे माइनस n ΔΦ/Δt या माइनस n dΦ/dt होता है। सिर्फ यहाँ पर n लग जाएगा क्रॉस में। और यहाँ पर हमारा इसको इस प्रकार लिख सकते हैं स्टूडेंट ΔΦ बराबर ϕ2 माइनस ϕ1 और ΔT बराबर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा T2 माइनस T1। इसको हम इस पर तोड़कर लिख सकते हैं। अब सूत्र को हम लोग तोड़कर इस प्रकार लिखेंगे ई बराबर माइनस ϕ2 और माइनस ϕ1 और T2 माइनस T1। तो इस प्रकार हम लोग इसका सूत्र लिख सकते हैं। ये हमारा द्वितीय नियम होता है। तो मैं स्टूडेंट आशा करता हूँ कि आप लोग को ये द्वितीय नियम भी समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इतना हो गया स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर जो हमारा प्रथम नियम है इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
ये द्वितीय नियम का भी कर लीजिए स्टूडेंट यहाँ पर। तो स्टूडेंट अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और स्टूडेंट अगर आप लोगों ने अभी तक गुलाम का नियम नहीं पढ़ा है या हेनरी का नियम नहीं पढ़ा तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं।